बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो गो थ्रू करना है। जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ अ प्लेन कंडक्टिंग अ लूप इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस. For what orientation of the loop the flux is maximum and for what orientation the flux is minimum. तो हमने यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्कस करना है कि फ्लक्स जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा। तो सबसे पहले एक केस को डिस्कस करते हैं कि जब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। जब हम लूप को परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो हमारे पास जो एंगल है बिटवीन द वेक्टर एरिया ए एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो 0 डिग्री पे होगा। तो फ्लक्स जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। कैसे, यहाँ देखें। अब उसने कहा है, ये कंडीशन उसने दे दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस की तरफ हैं। आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हैं। ये हमने एक्स वाई और जी जो है ड्रॉ किए हुए हैं। तो आप अब देखें कि उसने ये कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लेस किया। अब हमने जो ये एरिया है ये किस तरह से प्लेस करना है कि जो वेक्टर एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट शुड बी 0 डिग्री। वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। और जो एरिया है वो हेल्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री, जबकि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ φb = b डॉट ए। डॉट को ओपन करेंगे तो cos थीटा एंड थीटा की वैल्यू हमने देखी है कि ये पैरेलल हैं वेक्टर एरिया एंड बी दोनों आपस में, तो एंगल विल बी 0 डिग्री। और इस केस में जो फ्लक्स है दैट इज़ मैक्सिमम एंड इक्वलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए। सेकेंड केस में हम मिनिमम फ्लक्स को डिस्कस करेंगे, और मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब हम वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, यानी कि 90 डिग्री पे। इस केस में जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आपस में पैरेलल होंगे, जबकि वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। इस केस में जो थीटा है दैट इज़ 90 डिग्री, और उस केस में जो हमारे पास फ्लक्स आता है दैट इज़ इक्वल टू 0, जिसको हम मिनिमम फ्लक्स भी कहते हैं। Okay जी, the next one 14.2 is a conductor is a current in a conductor produces a magnetic field which can be calculated using Ampere's law. Since current is defined as a rate of flow of charge, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about the moving charges? यहाँ पर उसने अगेन दो कंडीशंस को बात की है कि हमारे पास जो मूविंग चार्जेस हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी और हमारे पास जो स्टेशनरी चार्जेस हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस 0 होती है। उसकी रीज़न क्या है कि जो स्टेशनरी चार्जेस हैं उनका करंट क्या होता है, उनका करंट जो है वो 0 होता है। सो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी। जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, मैग्नेटिक फील्ड उनकी 0 होती है, क्योंकि मूविंग चार्जेस जो है वो करंट 0 है, स्टेशनरी चार्जेस हैं। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास I इज़ प्रोपोर्शनल टू B होता है, यानी जहाँ पर करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी इस केस में तो करंट ही 0 है, यानी चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। जबकि जो मूविंग चार्जेस हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी, क्योंकि उनका करंट 0 नहीं होता। अब जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो करंट होता है, और करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। जितना करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो करंट 0 नहीं होगा। तो जो मूविंग चार्जेस हैं उनके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होती है, लेकिन जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड उनकी 0 होती है। 14.3 को अब हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें से स्टेडी करंट जो है वो पास कर रहा है। आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी इनसाइड द सोलेनॉइड बन रही है उसको डिस्कस करना है इन 2 डिफरेंट वेज। वो कह रहा है कि पहले केस में आपने कहा है द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ डबल, यानी उसने कंडीशन दे दी है कि लेंथ अगर हम सोलेनॉइड की डबल कर देते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उस सोलेनॉइड के वो कांस्टेंट रहते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो और सेकंड वन में उसने वाइस वर्सा कर दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल कर दें और लेंथ को अगर हम सेम रहने दें तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से बताएंगे। हम पहले एक केस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में हम कहते हैं कि लेट अस कंसिडर कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो गई है, ठीक है। और जैसे उसने कहा द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ डबल
एंड द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स दी सेम। सो ये इसने रिजल्ट ऑलरेडी बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू हाफ। वो कैसे हाफ होगी यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास जो करंट कैरिंग सोलेनोइड का फॉर्मूला दैट इज़ P = म्यू नॉट NI, ये हमने फाइंड आउट किया था, हमने ड्राइव भी किया था इसको। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है। उसने हमें कहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ वो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल n को हम चेंज करेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बताया। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना, यानी कैपिटल N को डबल किया है, तो हम स्मॉल n को रिप्लेस कर लेंगे कैपिटल N ओवर L से, क्योंकि स्मॉल n इज़ द नंबर डेंसिटी और n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स को कहे तो हम इस फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर स्मॉल n की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डालेंगे, जैसे हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कंडीशन लगाते हैं। उसने कहा कि लेंथ को डबल कर दें। अब देखिए मैंने लेंथ को डबल कर दिया, जो पहले लेंथ 1 थी अब उसको ट्वाइस अ टाइम कर दिया, और जब हमने उसकी वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की है तो आप ये देखिए B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ओवर 2L, यानी लेंथ को ट्वाइस कर दिया है और नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रहने दिया है। तो उस केस में अगर यहाँ पर आप 2 बाहर निकालें और अंदर की तरफ जो आपके पास फॉर्मूला बचता है 1/2 के अलावा, ये वाला, दिस वन, एंड दिस वन इज़ अगेन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रीवियसली इसके बारे में लिखा था। इसी की वैल्यू हम B यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास B डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ B आएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को सेम रहने देंगे और लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाएगी। सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज़ वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो गई है। सेकेंड केस में वो कहता है कि हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देना है और लेंथ को क्या रहने देना है, सेम रहने देना है। तो इस केस में अगेन हमने वही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, नंबर डेंसिटी की बजाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, और यहाँ पर हमने कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल होंगे, लेंथ सेम होगी। तो यहाँ 2n आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, L वैसे ही रह गया। यहाँ से 2 अगर हम बाहर निकालें तो अंदर जो फॉर्मूला रह जाते हैं ये वही B का फॉर्मूला। और आप देखें यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्वाइस टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर ये सब तब पॉसिबल है जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करते हैं और लेंथ को क्या रहने देते हैं, कांस्टेंट रहने देते हैं। So next is 14.4 is at a given point a proton moves in a x direction in a region where there is a magnetic field in the negative z direction. What is the direction of magnetic force? Will the proton continue move in x direction? Explain. उसने कहा है कि जो given instant है प्रोटोन मूव कर रहा है in x direction. Let us suppose हम यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं। वो कहता है कि ये जो है हमारा रीजन है, ठीक है, ये जो प्रोटोन है। अब प्रोटोन के लिए हम इसको यहाँ पर पॉजिटिव मार्क कर देते हैं। हम यहाँ पर लेट अस सपोज इसको पॉजिटिव चार्ज मार्क कर देते हैं। वो कहता है पॉजिटिव चार्ज जो है गिवन इंस्टेंट पे जिसको प्रोटोन कह रहा है वो मूव कर रहा है ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बाई की डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। where the magnetic field is in the negative z direction, और जो magnetic field है in the negative z direction, अगर ऊपर z direction positive z direction है, ठीक है, तो डाउनवर्ड उसने कहा है कि माइनस z डायरेक्शन है। अब आप देखें कि v की डायरेक्शन इस तरफ है और b की डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, और दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, दैट इज़ 90 डिग्री। अब उसने ये कहा है कि अब जो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या प्रोटॉन जो है वो अपनी एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। यानी 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने, तो आपने 2 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि राइट हैंड रूल जो है अगर हम बनाते हैं तो जो थंब है वो हमारा इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर मैं अगर मेंशन कर दूँ आपको कि जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, ठीक है, और आपकी जो फिंगर्स हैं जो कि डाउनवर्ड होंगी वो शो करेंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, और जो पाम है आपका राइट हैंड का वो आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप इस डायरेक्शन से इस तरीके से अपने थंब और फिंगर को रखेंगे तो थंब की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ठीक है जी,
और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड, और जो फोर्स आपका पाम शुरू कर रहा होगा वो आपके राइट हैंड साइड डायरेक्शन में होगा। और ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, ये परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होंगी, तो पाम आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। सो मैग्नेटिक फोर्सेस इन द डायरेक्शन इन द राइट हैंड साइड ऑफ योर हैंड, तो वो उस वक्त आपको जो एक्सिस बनेगा, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो है, इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और ये जो फोर्स हम फाइंड आउट करते हैं, ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मूला है फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, और राइट हैंड रूल से हम फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें वी और बी की डायरेक्शन जैसे उसने ऊपर मेंशन कर दी हमने वैसे ड्रॉ किया है, तो फोर्स की डायरेक्शन को हमने पाम राइट हैंड रूल से इस तरह से फाइंड आउट कर दिया है। वेलोसिटी होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, आपकी तरफ होगी, थंब आपकी डायरेक्शन में होगा राइट हैंड का, और जो फिंगर्स होंगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और पाम इंडिकेट करेगा डायरेक्शन विच इज़ इन दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। सेकेंड में उसने ये पूछा है क्या प्रोटॉन जो है वो अपने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो हम कहेंगे नो, वो अपनी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हमने मूविंग चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो हमने पढ़ के आए हैं कि उसके ऊपर कभी भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं लेता, इट विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। उसके ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स और इंटरनल मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं, जिसके ऊपर वजह से उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो जो फोर्स उसके ऊपर लगती है उसकी वजह से जो चार्ज है वो कभी भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करता, वो उसकी पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी वजह से जो चार्ज है, चाहे वो प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, वो इन अ सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। तो हम कहेंगे कि चार्ज विल मूव अलोंग अ सर्कल, स्ट्रेट पाथ को वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ओके जी, next to it is 14.5, that is two charged particles are projected into a region. There is a magnetic field perpendicular to their velocities. If charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? तो हम इसमें वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, फिजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पर वेलोसिटी और बी की डायरेक्शन हमें बताएगी कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स उसकी लग रही है, इस केस में एक की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है वो नेगेटिव चार्ज है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो बता भी देती हूँ कि जो हम लोगों ने पहले इसको पढ़ के आए हैं, और मैंने इसकी एक फिगर भी ड्रॉ की थी, तो हम उस चीज़ को यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, जब आपने इसको पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया है तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी। और अगर आपने यही इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, और अब इस केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर रखी है, क्रॉस है, इनटू द पेपर जा रहा है, तो आपकी फिंगर्स जो है उसकी डायरेक्शन जो है इनटू द पेपर होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे होगी। तो जो पाम है इंडिकेट करेगा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन है ये पॉजिटिव चार्ज की होगी, जो इस तरह से मूव कर रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर शो करेगा। नेगेटिव के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करें, तो आपकी जो थंब है उसकी डायरेक्शन जो है ये राइट हैंड साइड पे होगी, और फिंगर्स की डायरेक्शन इनटू द पेपर होगी, और पाम जो है वो डायरेक्शन शो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो बोथ द चार्जेस जब हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर शो करेंगे, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक अपवर्ड मूव कर रहा है, एक डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब है चार्जेस आर ऑपोजिट इन नेचर, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर में है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इफ़ दे डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन पता चल गई। 14.6 में हमने डिस्कस करना है, सपोज दैट द चार्ज इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v। अगेन जो चार्ज है वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट एक्ट्स ऑन द चार्ज। वो कहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई भी वर्क नहीं करती। व्हाट इज़ द रीज़न, उसकी क्या रीज़न होगी? जब भी हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कोई भी काम नहीं करती, उसकी रीज़न क्या है?
हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें पता है दैट इज इक्वल टू, इसके अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो आ जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमने एंगल देखना है बिटवीन वी एंड बी। तो ये देखिएगा, यानी जो फोर्स इसके अलॉन्ग लग रही है तो इसके जो एंगल बन रहा होगा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन जो हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लेना है। सो हम कहते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू इज दिस, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के हमेशा कहाँ पर लाई करती है, परपेंडिकुलर लाई करती है, यानी डिस्टेंस और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी एंड फोर्स इज इन दी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सो हम ये इस तरह से बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, जैसे कि हमने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज, ये लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये मूव कर रहा है इनटू द फील्ड। अगर फील्ड हमारी इस तरह से प्लेस्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें कि तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्ट कर रही हैं टूवर्ड्स दी पेज और वेलोसिटी थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो फोर्स जो हमारी पाम है दैट इज़ इन दी सेंटर ऑफ दी सर्कल की डायरेक्शन में होगी। तो हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द फोर्स इज़ 90 डिग्री। तो अगर हम वर्क डन के हवाले से यहाँ पर निकालें तो वर्क डन जो होता है वो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर इसको ओपन करें तो कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा और कॉस 90 डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बता दिया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन 0 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वर्क डन जो है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड वो 0 होगा, ठीक हो गया। इस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई भी काम नहीं करती है उसको डिफ्लेक्ट करने के। इट एक्चुअली डजंट वर्क एनी ऑन द चार्ज बट इट डिफ्लेक्ट्स द पाथ ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये चार्ज के पाथ को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। सो नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, इट ओनली डिफ्लेक्ट्स द पाथ ऑफ द चार्ज फ्रॉम स्ट्रेट मोशन into a circular motion. Okay, G, the next 14.7 is if a charged particle moves in a straight line through some region of space, can you say that the magnetic field in the region is 0? हाँ, इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि नो इट मे और मे नॉट बी 0, ये 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती। इसकी दो केसेस या तीन केसेस हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हम पहले पढ़ के आए हैं, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी। इसको ऊपर करें मैग्नीट्यूड में तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब फोर्स 0 कब पॉसिबल है? फोर्स 0 है जब बी 0 है। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगी, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड नहीं होगी तो फोर्स विल बी 0। सेकेंड वन कहते हैं कि इफ़ एंगल इज़ 0 डिग्री, अगर यहाँ पर V और B के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा तब भी फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये पैरेलल होंगे, यानी चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैंने अभी आपसे कहा कि जब V एंड बी ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। या ये 180 डिग्री पे होंगे, यानी कहने का मकसद ये है कि जब V है और जो B है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस केस में भी हमारी जो फोर्स है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। वो तब पॉसिबल है जैसे कि मैंने ये आपके पास कंडीशंस दी हैं कि बी अगर 0 है तब चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। अगर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और वी के दरमियान एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री, यानी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उस केस में भी चार्ज स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होने के बावजूद भी वो स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री नहीं बनना, दे आर पैरेलल या एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके जी, द नेक्स्ट टू इट इज़ व्हाई डज द पिक्चर ऑफ अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द स्क्रीन? वो ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि टीवी स्क्रीन डिस्टॉर्टेड का क्यों होती है, यानी ख़राब क्यों होती है जब हम मैग्नेट को उसके करीब लेकर आते हैं, जब हम उसको मैग्नेट को उसके करीब लेके आते हैं। सो इसकी रीज़न क्या है कि हमें पता है कि जो टीवी स्क्रीन है द टीवी स्क्रीन है
वो फॉर्म्ड होती है ड्यू टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो हमारे पास चार्ज ट्यूब है उसके अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के स्क्रीन के ऊपर जो है वो हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पिक्चर बनती है टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो जब हम मैग्नेट उसके पास लेके आते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो मैग्नेट होता है वो इंटरेक्ट करता है विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मूविंग चार्ज है उसके अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम मैग्नेट उसके पास लेके आएंगे तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्जेस की यानी इलेक्ट्रॉन्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सटर्नल हम उसके पास लेके आ रहे हैं दोनों इंटरेक्ट करेंगी तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो जिसको हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वाली जो मैग्नेटिक फोर्स हम पढ़ के आए, ये मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर जो है वो लगेगी, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रेट पाथ जाने की बजाय क्या होगा, उसका पाथ डिफ्लेक्ट कर जाएगा और अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे हिट करने की बजाय वो कहीं और हिट करेगा, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी हम मैग्नेट किसी भी टीवी स्क्रीन के पास लेके आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो बेसिकली हम उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगी तो उनके पाथ को हम चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से जो पिक्चर है वो हमें डिस्टॉर्टेड नज़र आएगी। ओके जी, 14.9 इज़ इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट? येस, इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल कैसे है, यहाँ पर देखें। We know that the torque on a current carrying loop in a magnetic field is given by, जो हमने पढ़ के आया है, torque is equal to NIBA cos alpha। यहाँ पर n की वैल्यू दैट इज सपोज 1 है तो हमने लिख लिया टॉक इज इक्वल टू NIAB cos alpha। अब हम इस केस में क्या करेंगे कि अगर हम लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, लाइकवाइज अगर मैं ये कहती हूँ कि हमने इस केस में क्या किया है कि जो लूप को है वो परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया है, यानी कि हम इस केस में कहते हैं कि ये अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और जो एरिया हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने एरिया के लिए दिया तो एरिया जो है वो हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया है, दिस विल बी द एरिया। अब यहाँ पर व्हेन द लूप व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया, तो ए और बी के दरमियान जो एंगल इस केस में बन रहा है आप देखें दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में जो लूप है वो इट विल नॉट टेंड टू रोटेट। उस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तब होगी, इस वक्त जो आप पॉसिबिलिटी तब होगी जब हमारे पास जो है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है दैट शुड बी 0 डिग्री, आपस में पैरेलल होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मैंने यहाँ पर लूप प्लेस किया है इट इज़ एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा लेकिन जो टॉर्क है वो जो प्रोड्यूस होगा वहाँ पर वो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज कॉस 90 डिग्री जो बन रहा है वो 0 है। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ ड्रॉ करते हैं तो अगर आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है उसके, तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री, जिसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ द स्पेस। ये तो सिमिलरली जो पहली वाली बात करेंगे कि अगर हमने करंट कैरिंग लूप में बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में मौजूद है कि नहीं है, जब हम करंट कैरिंग लूप उस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा बाय यूजिंग दिस टॉर्क इज इक्वल टू NIBA cos alpha। जब वो डिफ्लेक्शन शो करेगा करंट कैरिंग लूप तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर मौजूद होगी, और उसके लिए पॉसिबल है कि आपने इस एंगल में उसको प्लेस नहीं करना। अगर आप इस 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस करोगे तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। उसके लिए आपको प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में पैरेलल प्लेस करना पड़ेगा, तब जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ओके जी, द नेक्स्ट इज हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स ऑफ द केमिकल एलिमेंट। सिंपल, इसमें हमने सेपरेशन जी आइसोटॉप्स को हम फाइंड आउट करने के लिए किसी भी केमिकल एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। वो कैसे हम ये यूज़ करते हैं कि हम ये बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप ये फिगर देखेंगे आयन सोर्स है, यहाँ से हमने आयनाइजेशन की है किसी भी केमिकल एलिमेंट की, और हम लोगों ने क्या किया है कि ऑन द अदर हैंड कुछ फासले पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम चैम्बर में प्लेस किया जिसकी डायरेक्शन
रिएक्शन टू द पेपर है। तो जब आयनाइजेशन होती है तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होता है, यानी कि अगर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अगर आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कोई बाहर निकल रहा है तो ये ऑपोजिट अट्रैक्शन होने की वजह से बहुत तेज़ी से स्लिट से गुजरता हुआ इस चैम्बर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाएगा। और हमें पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है, अगर हम यहाँ राइट हैंड रूल लगाएं तो वो अपना स्ट्रेट पाथ जाने की बजाय यहाँ पर क्या कर जाता है, एक सर्कुलर मोशन ले लेता है। और अगर डिफरेंट आपके पास आइसोटॉप्स आएंगे उस केमिकल एलिमेंट के, तो वो डिफरेंट तरह का रेडियस जो है यहाँ पर आपको शो करता है। जिसका रेडियस जो है वो कम है उसका मैस कम होता है, और जिसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होता जाता है उसका मैस ज़्यादा होता जाता है। तो यहाँ से हमें पता है कि अब आपको देखें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी उस चार्ज जो आयनाइज्ड चार्ज है वो यहाँ से जो पास कर रहा है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और वो सर्कुलर मोशन बनाने की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और मैग्नेटिक फोर्स हमें पहले ही पता है क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। यहाँ पर वी और क्यू बी जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, और जो रेडियस है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जिस आइसोटॉप का जो है वो रेडियस यहाँ से ज़्यादा होगा वो मैस जो है उस आइसोटॉप का ज़्यादा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो पहले ही जो छोटा सर्कल बना रहा है उसका रेडियस छोटा है तो उसका मैस भी छोटा होगा, और जिसका रेडियस बड़ा है बढ़ता जा रहा है उसका मैस उस आइसोटॉप का क्या होगा, ज़्यादा। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट, जो कि हम उसको सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटॉप्स हैं हमें ये भी पता चल सकता है यहाँ से। ओके जी, 14.12 में हमने बताना है कि जो टॉर्क है करंट कैरिंग कॉइल में जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं 14.9 में। ये वही केसेस हैं जो हमने यहाँ पर भी डिस्कस करने हैं। जब हमने यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क को फाइंड आउट करना है, हमने कोई फॉर्मूला यूज़ करना है BINA कॉस अल्फ़ा के हिसाब से, और कॉस अल्फ़ा 0 डिग्री तब होगा जब ये प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और एंगल क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये प्लेन एरिया है, वेक्टर एरिया नहीं है। जो प्लेन एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में पैरेलल हैं और 0 डिग्री एंगल बना रहे हैं। उस केस में टॉर्क जो है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। और अगेन ये मिनिमम तब होगा जब प्लेन एरिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ड्रॉ किया था, प्लेन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, तो उस केस में जो टॉर्क है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। 14.13 भी कुछ ऐसे ही है। हमने उसने कहा कि अगर एक लूप है आप उसको सस्पेंड करते हैं बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और इसके जो प्लेन है वो पैरेलल टू द पोल्स फेसेस हैं। व्हाट हैपेंड इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपेंड इफ एन AC करंट जो है वो आपने ऑल्टरनेटिव करंट वहाँ पर यूज़ करते हैं। डायरेक्ट करंट की हम बात करते हैं कि जो एक ही पोलैरिटी पर चलता है, और जो डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव करंट है कभी उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव पे होती है, कभी उसकी पोलैरिटी 180 डिग्री ऑपोजिट नेगेटिव पे होती है। तो AC और DC का तो फ़र्क हमने ये देखनी है। तो हम कहते हैं कि बोथ केसेस में, चाहे आपने AC सप्लाई किया है DC सप्लाई किया है, वो मूव नहीं करेगा। वो मूव इसलिए नहीं करेगा, ये ऊपर वाला केस ही यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपने नॉर्थ है और ये आपने साउथ प्लेस किया है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिस तरह के हमने पहले प्लेस किया था। अब उसने यहाँ पर कंडीशन दी है कि आपने प्लेन को, ये जो नॉर्थ आपने प्लेस किया हुआ है, ये वाला नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लेती हूँ ताकि इसको हम और इजीली जो है जस्टिफाई कर सकें अपने आंसर को। ये नॉर्थ और साउथ, और आपने जो प्लेन है इसके दरमियान में इस तरह प्लेस करना है कि ये तीनों का फेसेस आपस में एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अब ये केस जो है दोबारा वो वाला बन रहा है जो ऊपर हमने बताया था कि जो एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो प्लेन एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आपस में कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो इस केस में चाहे आप AC सप्लाई करें या DC सप्लाई करें, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उस केस में आपके जो ये तीनों हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, ये आपस में पैरेलल प्लेस्ड हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी किसके, उस प्लेन के, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और आपके पास जो है टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। 14.14 और 14.15 को हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में बाकायदा डिस्कस किया था कि वाई रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी वेरी लो। हम एमीटर की रेजिस्टेंस को बहुत कम क्यों रखते हैं, जिसको हमने शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो हम कम क्यों रखते हैं, वो हम कम इसलिए रखते हैं
ताकि जो मैक्सिमम करंट है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास कर सके और गैल्वेनोमीटर सिर्फ फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे सके। और ये तभी पॉसिबल है कि जब हम कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि मैक्सिमम करंट उसमें से जो है वो जो है फ्लो कर सके और हम एक्यूरेट जो मेजरमेंट है उस एमीटर की वैल्यू की वो उसको हम जो है वो मेजर कर सकें। फिर लास्ट में जो हमारा 14.15 है इसमें बताया कि वोल्ट मीटर में हमने हाई रेजिस्टेंस की यूज़ करनी है। वोल्ट मीटर में हम हाई रेजिस्टेंस की यूज़ करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि जो एक एंड पे अगर चार्जेस हैं तो वो दूसरे एंड पे फ्लो करके ना जा सकें, तो हम उनकी फ़्लो को रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि कोई भी करंट जो है वो वहाँ पर फ्लो ना कर सके। जितनी हाई रेजिस्टेंस होगी करंट की वैल्यू उतनी ही ज़ीरो होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा क्रिएट हो सकता है। इस तरीके से हम वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई रखते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अच्छा क्रिएट हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 14। थैंक यू।